लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन ट्रम्प्स वॉर विद ईरान, इफ द यूएस विनिंग, व्हाई आस्क नाटो फॉर हेल्प। इसमें अमेरिका ईरान युद्ध की जटिलता और उसके बदलते स्वरूप को समझाया गया है। लेख का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही ये दावा कर रहे हों कि अमेरिका इस युद्ध में जीत रहा है, लेकिन अगर स्थिति इतनी ही मजबूत है तो फिर नाटो से मदद मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है। यही इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा विरोधाभास है। संपादकीय के मुताबिक शुरुआत में अमेरिका और नेतन्याहू के नेतृत्व में इसराइल ने सैन्य ताकत के दम पर बढ़त बना ली थी, लेकिन अब युद्ध का मैदान बदल चुका है। ईरान सीधे सैन्य टकराव में अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने रणनीति बदलकर तेल आपूर्ति, समुद्री रास्तों और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों को निशाना बनाया है। खासतौर पर हॉर्मुज, जहां से दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा तेल का गुजरता है, उसको बाधित करके उसने वैश्विक दबाव बढ़ा दिया है। लेख बताता है कि इस नई स्थिति में अमेरिका की सैन्य ताकत उतनी निर्णायक नहीं रह गई है, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ बम और मिसाइल की नहीं, बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की हो गई है। यूरोपीय देश इस युद्ध में खुलकर शामिल होने से हिचक रहे हैं, क्योंकि उन्हें कानूनी, राजनीतिक और घरेलू दबावों का सामना करना पड़ सकता है। संपादकीय ये भी चेतावनी देता है कि जैसे जैसे ये संघर्ष अलग अलग मोर्चों, लेबनान, यमन और खाड़ी क्षेत्र में फैल रहा है, वैसे वैसे इसे नियंत्रित करना मुश्किल होता जा रहा है। ये स्थिति एक एस्केलेशन ट्रैप की तरह है, जहां शुरुआत में मजबूत दिखने वाला पक्ष भी धीरे धीरे जटिलताओं में फंस जाता है। लेख का निष्कर्ष ये है कि अमेरिका भले ही सैन्य रूप से ताकतवर हो, लेकिन इस युद्ध का असली खेल अब उन क्षेत्रों में चल रहा है जहां ताकत से ज्यादा कूटनीति, गठबंधन और आर्थिक असर मायने रखते हैं। ऐसे में ट्रंप का नाटो से मदद मांगना इस बात का संकेत है कि ये युद्ध अब सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि राजनीतिक और वैश्विक दबावों का युद्ध बन चुका है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख वॉर ऑन ईरान कैन फ्यूल राशनिंग, रिमोट वर्क, शॉर्ट स्लीव्स ईज ऑयल वॉर्स। इसमें ईरान पर अमेरिका इजराइल हमले के बाद पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट और उससे निपटने की कोशिशों को समझाया गया है। लेख बताता है कि ईरान के जवाबी कदमों, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल आपूर्ति बाधित करने की वजह से दुनिया के तेल बाजार में भारी उथल-पुथल मच गई है। कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल से ऊपर चले गए हैं और कई देशों में ईंधन संकट गहराने लगा है। लेख के अनुसार इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे देश इस संकट से निपटने के लिए अलग-अलग उपाय अपना रहे हैं। कुछ देश रशिया जैसे वैकल्पिक सप्लायर से तेल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कई जगहों पर ईंधन की राशनिंग लागू की जा रही है। जैसे श्रीलंका में क्यूआर कोड के जरिए तय मात्रा में पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। लेख ये भी बताता है कि सरकारें रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव लाकर ईंधन बचाने की कोशिश कर रही हैं। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जा रहा है। थाईलैंड में कर्मचारियों को कम ऊर्जा खर्च करने के लिए छोटे कदम उठाने को कहा जा रहा है, जैसे लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल और कम बिजली खपत वाले कपड़े पहनना। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये सभी उपाय सिर्फ अस्थायी राहत दे सकते हैं। असली समस्या ये है कि दुनिया अभी भी मध्य पूर्व के तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर है और इतनी बड़ी आपूर्ति को तुरंत कहीं और से पूरा करना संभव नहीं है। अलग अलग देशों का तेल अलग गुणवत्ता का होता है और रिफाइनरी भी उसी हिसाब से बनी होती है। ये एक देश का तेल दूसरे की जगह तुरंत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेख का निष्कर्ष ये है कि मौजूदा कदम जैसे राशनिंग, वैकल्पिक सप्लाई और वर्क फ्रॉम होम सिर्फ संकट को संभालने के अस्थायी तरीके हैं। लंबी अवधि में ऊर्जा सुरक्षा के लिए देशों को अपने ढांचे में बड़े बदलाव करने होंगे, जैसे साफ ऊर्जा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल पर निर्भरता कम करना। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख कुड दिस बी एंड ऑफ दुबई। इसमें दुबई के मॉडल, उसकी चमक दमक और उसके भीतर छिपी कमजोरियों को मौजूदा युद्ध के संदर्भ में समझाने की कोशिश की गई है। लेख बताता है कि दुबई, जो खुद को हमेशा एक सुरक्षित,
ग्लोबल और राजनीति से दूर शहर के रूप में पेश करता रहा, अब ईरान के हमलों की चपेट में है। ड्रोन और मिसाइल हमलों की आवाजें अब इस शहर की नई हकीकत बन गई हैं, जिससे साफ हो गया है कि कोई भी शहर पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, चाहे वो कितना ही आधुनिक और अमीर क्यों ना हो। लेख के अनुसार दुबई का पूरा मॉडल इस बात पर टिका था कि वो दुनिया के अमीर लोगों की कंपनियों और प्रोफेशनल्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बने, जहां टैक्स कम हो, सुविधाएं ज्यादा हों और जीवन आसान हो। लेकिन इस शहर की एक बड़ी सच्चाई ये है कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग विदेशी हैं, जिनके पास स्थायी नागरिकता या गहरा जुड़ाव नहीं है। वो यहाँ काम और अवसर के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही हालात खराब होते हैं, वो आसानी से कहीं और जा सकते हैं। लेख ये दिखाता है कि युद्ध शुरू होते ही कई अमीर और प्रोफेशनल लोग दुबई छोड़ने लगे, फ्लाइट कैंसिल होने लगी और शहर की हमेशा सुरक्षित रहने वाली छवि पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इससे समझ आता है कि दुबई जैसा ग्लोबल शहर, जो असल में लोगों के स्थायी जुड़ाव के बजाय पैसे और अवसर के प्रवाह पर टिका है, संकट के समय ज्यादा नाजुक हो जाता है। लेख का बड़ा तर्क यह है कि पारंपरिक शहरों जैसे न्यूयॉर्क या लंदन की ताकत उनके लोगों के गहरे जुड़ाव और पहचान में होती है, जबकि दुबई जैसे मोबाइल शहरों में ये जुड़ाव कमजोर होता है। यही वजह है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो लोग वहां टिके रहने की बजाय आसानी से कहीं और चले जाते हैं। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय शुरुआत और अंत, गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार का मसला। इसमें जीवन और मृत्यु जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के जरिए एक बड़ी संवैधानिक बहस को समझाया गया है। लेख कहता है कि किसी भी समाज के लिए ये तय करना आसान नहीं होता कि जीवन कब और कैसे खत्म होना चाहिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक असाध्य स्थिति में सिर्फ मशीनों के सहारे जिंदा रखा जाता है, तो ये उसकी गरिमा के खिलाफ भी हो सकता है। संपादकीय में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उस फैसले का जिक्र है, जिसमें हरीश राणा नाम के मरीज को जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दी गई। अदालत ने साफ कहा कि सिर्फ तकनीकी क्षमता के कारण किसी व्यक्ति को ऐसी अवस्था में जिंदा रखना जहां उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, उसे गरिमा विहीन जीवन जीने के लिए मजबूर करना है। फैसले के जरिए अदालत ने अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के तहत गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को गरिमापूर्ण मृत्यु तक बढ़ा दिया है। लेख ये भी याद दिलाता है कि भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर बहस नई नहीं है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 से लेकर अरुणा शानबाग मामला 2011 और फिर 2018 के फैसले तक अदालत इस मुद्दे पर दिशा तय करती रही है। हालांकि अब भी इस पर कोई स्पष्ट कानून नहीं है, जिसकी वजह से हर बार अदालत को ही हस्तक्षेप करना पड़ता है। संपादकीय का मुख्य तर्क ये है कि जैसे जैसे मेडिकल तकनीक आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ये खतरा भी बढ़ रहा है कि इंसान को सिर्फ मशीनों के सहारे जिंदा रखा जाए, भले ही उसकी जीवन की गुणवत्ता खत्म हो चुकी हो। ऐसे में जरूरी है कि लिविंग विल जैसी व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए, ताकि व्यक्ति पहले से तय कर सके कि वो किन परिस्थितियों में इलाज जारी रखना चाहता है या नहीं। लेख का निष्कर्ष यही है कि गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार सिर्फ कानूनी बहस नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना का सवाल है। ऐसे कठिन फैसलों में स्पष्ट कानून और दिशा निर्देश ही मरीजों और उनके परिवारों को सही और सम्मानजनक निर्णय लेने का साहस दे सकते हैं। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download
app now from Play Store. Available both on Android and